अपने हिंदुस्तान में अधिकतर माँ बाप का एक सपना होता है कि काश मेरे बच्चे की सरकारी नौकरी लग जाए, ठीक है। और वो सरकारी नौकरी अगर आपकी लग जाए तो माँ बाप का सपना पूरा हो जाता है। और उसमें भी नौकरी अगर ऐसी हो, है ना, जिसको बोलने में एक अलग तरह की प्राउड वाली फीलिंग आए। जैसे आप समाज में निकलो, बाहर निकलो, या माँ बाप निकले तो बोले कि मेरा बेटा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है ना, तो एक अलग ही प्राउड फीलिंग आपके अंदर आती है, आपके माता पिता के अंदर आती है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं यही आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप भी एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन सकते हैं, अच्छी सैलरीज का, अच्छी फैसिलिटीज का लाभ उठाने के साथ साथ अपने माँ बाप के नाम को ऊंचा कर सकते हैं, ताकि वो कहीं निकले तो चौड़ में आके बोल सके कि माय सन या माय डॉटर इज एन इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। ठीक है, तो वीडियो में बने रहना एंड तक, सारी चीजें बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा। जो जो आपके मन में सवाल होते हैं इस चीज को लेकर कि सर इसका प्रोसेस क्या है, यानी कि कैसे बने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने के लिए, सर क्या करना होगा, कौन सा एग्जाम देना होगा, कितने प्रोसेस होते हैं इसके, क्या क्या करना होता है, ठीक है, क्या ग्रेड पे की जॉब है, इसके अंदर क्या सैलरी होती है एग्जैक्टली, है ना। क्योंकि मैं इस डिपार्टमेंट में 2 साल से काम कर रहा हूं, तो मैं कुछ भी उल्टी सीधी बातें आपको नहीं बताने वाला। जो फैक्ट है, जो डिपार्टमेंट में देखता हूं, वही चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। सैलरी के अलावा क्या क्या पर्क्स, यानी कि क्या क्या एक्स्ट्रा फैसिलिटीज मिलती हैं, छुट्टियां कितनी मिलती हैं सर इसके अंदर, सर वर्क प्रोफाइल क्या रहता है इसके अंदर, क्या काम करना होता है, और सर प्रमोशन कैसा होता है, और सर इसके अंदर पावर क्या होती है ना। ये सारे सवाल आपके मन में भी आते होंगे। जब मैं भी तैयारी किया करता था तो मैं भी इस तरीके की खूब वीडियोस देखा करता था कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की क्या पावर होती है, क्या प्रमोशन होता है, ये सारे सवाल मेरे मन में भी आते थे। तो वीडियो में एक एक करके मैं सारी चीजों को बहुत आराम से डिस्कस करूंगा, आप आराम से वीडियो को देखना। एट द एंड ऑफ द वीडियो आई गारंटी यू कि आपको मोटिवेटेड फील होगा, और भगवान के आशीर्वाद से और मेरी भी ब्लेसिंग्स आपके साथ है, माता पिता का आशीर्वाद लो, तैयारी करोगे तो हो सकता है 1 या 2 साल के अंदर तुम भी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाओ भाई। ठीक है, आ जाओ। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेस की कि यार इसका प्रोसेस क्या है। तो भैया सिंपल सी चीज है, इसके लिए आपको एक एग्जाम देना पड़ता है जिसका नाम है एसएससी सीजीएल। सीजीएल की फुल फॉर्म क्या है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। तो इससे आपको समझ में आ गया कि अगर आप ग्रेजुएट हो, अगर आप क्या हो, ग्रेजुएट हो। अब ग्रेजुएट आप किसी भी स्ट्रीम से हो, फर्क नहीं पड़ता, बस आप क्या होने चाहिए, ग्रेजुएट होने चाहिए। चाहे आपने आर्ट्स से ग्रेजुएशन कर रखी है, चाहे कॉमर्स से कर रखी है, चाहे आपने साइंस से कर रखी है, चाहे भैया बीटेक हो, है ना, कुछ भी हो, बस आप क्या होने चाहिए, ग्रेजुएट। ग्रेजुएट से ऊपर हो तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ग्रेजुएट तो हो ही। ग्रेजुएट से नीचे हो तो नहीं चलेगा, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल का ये एग्जाम होता है। मेरी बात को समझ गए। एज की मैं बात करूं तो जो जनरल कैटेगरी की जो एज होती है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे पोस्ट है जिनमें 27 तक ही आप एग्जाम दे सकते हो, है ना। और कुछ पोस्ट ऐसी भी जिसमें 30 साल तक आप क्या रहते हो, एलिजिबल रहते हो जनरल के लिए। बाकी जो अदर कैटेगरीज उसमें 5-5 साल का किसी में क्या मिलता है आपको, कंसेशन आपको मिल जाता है। यानी कि जैसे एससी कैटेगरी की बात करूं तो 27 में 5 जोड़ दो, 30 में 5 जोड़ दो, ऐसे करके, ठीक है। तो ये आपका एज क्राइटेरिया। और चाहिए कि आपको ग्रेजुएशन चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन करी हो। और बहुत बार बच्चे सवाल पूछते हैं कि सर ग्रेजुएशन में कितने परसेंट होने चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता सरकार को इससे, तुम्हारे 10th में कितने परसेंट थे, तुम्हारे 12th में कितने परसेंट थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस तुम पास होने चाहिए। अगर तुम पास हो, 35% भी लाओ या 50% भी लाओ या 90% भी लाओ, उससे सरकार को कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें तुम्हारा एक एग्जाम होता है सीजीएल के अंदर, जिसको बोलते हैं प्रीलिम्स, यानी कि टीयर 1। फेमस नाम है टीयर 1 इसका। टीयर 1 का एग्जाम होता है, जो कि यहां पर आप देख रहे हो क्या होता है, क्वालिफाइंग होता है। क्वालिफाइंग होता है मतलब इसके मार्क्स जो है ना आपकी फाइनल कट ऑफ में नहीं जुड़ते, बस ये क्वालिफाइंग है। यानी कि आप टीयर 1 एग्जाम देते हो, एक कट ऑफ निकाली जाती है, अगर आप उस कट ऑफ को टच कर रहे हो या उसके आगे आपके नंबर है, कट ऑफ से ज्यादा आपके नंबर है, तो आप क्वालिफाई करेंगे, आप टीयर 2 एग्जाम देने जाओगे, मतलब मेंस देने जाओगे। कट ऑफ से अगर कम है तो आप बाहर हो गए रेस से भाई, ठीक है। तो क्वालिफाइंग है। क्या क्या होता है इसमें, सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, 4 सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और जीके या जीएस, कुछ भी कह लो, जनरल नॉलेज। 4 सब्जेक्ट होते हैं। इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस, मैथ्स के भी 25, रीजनिंग के भी 25, जीके जीएस के भी 25, यानी कि सबके 25-25 सवाल। और एक क्वेश्चन इसमें जो होता है 2 नंबर का होता है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। यानी कि पर सब्जेक्ट अगर आप देखोगे क्या मार्क्स है तो 50-50 का है, तो टोटल आपका कितने का एग्जाम हो गया भाई, 200 नंबर का प्री हो गया आपका। और इसके लिए जो आपको टाइम मिलता है वो कितना मिलता है, 1 घंटा। यानी कि 100 सवाल करने के लिए आपको 1 घंटे का समय दिया जाता है, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग भी होती है, ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि तुम तुक्का लगा के आ जाओगे, है ना, जय माता दी ए, जय माता दी बी करके आ जाओगे। 0.5 की नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि अगर एक सवाल गलत करोगे ना तो 0.5 तुम्हारा कट जाएगा, ठीक है। 2 सवाल गलत कर दोगे तो सीधा सीधा 1 नंबर तुम्हारा माइनस कर दिया जाएगा, जितना भी तुम्हारा स्कोर होगा उसमें से। तो नेगेटिव मार्किंग होती है। तो जब मान के चलो आपने टीयर 1 दिया, ठीक है, 1.5-2 महीने में इसका रिजल्ट आ जाता है।
अगर आपने कट ऑफ को टच कर दिया या कट ऑफ से ज्यादा नंबर ले आए तो आप टीयर 1 क्वालिफाई कर गए। कितने मार्क्स से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि क्वालिफाइंग है, बस आप कट ऑफ को टच करने चाहिए, ठीक है। तो अगर आप क्वालिफाई कर गए हो तो कांग्रेचुलेशंस, अब आप पहुंच चुके हो टीयर 2 यानी कि मेंस के एग्जाम पे, ठीक है। मेंस का आपका एग्जाम होता है, कट ऑफ जो बनता है ना वो इसी के बेस पे बनता है, आपका जो फाइनल कट ऑफ बनता है जिससे आपका सिलेक्शन होता है, क्योंकि टीयर 1 तो क्वालिफाइंग है, इसके मार्क्स फाइनल कट ऑफ में जुड़ने नहीं है, फाइनल कट ऑफ में इसके मार्क्स जुड़ेंगे। तो इसमें भी 4 सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस। इसमें एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा ऐड करके दिया जाता है कंप्यूटर नॉलेज, यानी कि कंप्यूटर के बारे में कितनी आपको जानकारी है, इससे संबंधित आपसे सवाल पूछे जाते हैं, इसके हार्डवेयर से संबंधित, इसके सॉफ्टवेयर से संबंधित, वायरस से संबंधित, ऐसे जो कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस है वो आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये क्वालिफाइंग है, जो कंप्यूटर वाला सेक्शन है ना ये क्वालिफाइंग है, यानी कि मार्क्स किसके जुड़ते हैं, इन चारों सब्जेक्ट के, यानी कि जो 4 सब्जेक्ट प्री में है वही 4 सब्जेक्ट आपके मेंस में है। तो अच्छी चीज ये है कि आपको एक ही बार पढ़ना है अच्छे से, अगर आप एक बार पढ़ ले तो आपकी टीयर 1 टीयर 2 दोनों की तैयारी हो जाएगी। क्योंकि 2020 तक क्या होता था, टीयर 2 के अंदर केवल इंग्लिश और मैथ्स आया करती थी। इंग्लिश के 100 क्वेश्चंस 200 नंबर, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता था, ठीक है। सॉरी, इंग्लिश के 200 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, और मैथ्स के 100 क्वेश्चन होते थे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी कि टोटल 400 नंबर का मेंस का एग्जाम हुआ करता था। मैं भी सीजीएल 2020 से ही सिलेक्टेड हूं, ठीक है। देखो इंग्लिश के 45 क्वेश्चन होते हैं आपके मेंस में, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, ठीक है, यानी कि टोटल 135 नंबर की इंग्लिश है। मैथ्स के 30 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, यानी कि टोटल 90 नंबर की आपकी मैथ्स है। रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, यानी कि 90 नंबर की रीजनिंग है। जीके जीएस के 25 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, यानी कि 75 नंबर का आपका क्या है, जीके जीएस। यानी कि अगर आप इन चारों मार्क्स को जोड़ दोगे तो टोटल जो आपका निकलेगा वो कितना निकलेगा, 390, और इसी से आपकी कट ऑफ बनती है। जो फाइनल रिजल्ट आता है, जो फाइनल लिस्ट आता है, उसमें जो कट ऑफ बनती है वो आउट ऑफ 390 बनती है, कि 390 में से कट ऑफ कितनी गई है, तो आउट ऑफ 390 बनती है, ठीक है। यानी कि कंप्यूटर के मार्क्स नहीं जुड़ते। देखो कंप्यूटर के 20 क्वेश्चंस होते हैं, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, 60 नंबर का होता है ये, लेकिन क्वालिफाइंग होता है। कितने नंबर वाला क्वालिफाई कर जाएगा, 30%, यानी कि अगर आपके 18 मार्क्स कम से कम है, जनरल कैटेगरी से हो, अगर कम से कम आपके 18 मार्क्स हैं तो आप क्वालिफाई कर जाओगे। देखो कितना भयंकर है, अगर आप इसमें 390 में से 390 ले आए, मेरी बात को ध्यान से समझना, लेकिन इसमें आप 18 से कम लेके आ गए, यानी कि क्वालिफाई भी नहीं कर पाए, 18 से कम लेके आ गए, तो आप 390 में से 390 लाए, कोई फायदा नहीं, आप रेस से बाहर हो चुके हो। समझ गए बात को, हाँ कि ना। तो मेन जो खेल है ना वो इसका है, लेकिन इसको इग्नोर नहीं कर सकते, मिनिमम 18 तो लाने पड़ते हैं, और अगर आपको अच्छी पोस्ट चाहिए तो आपको ज्यादा लाने पड़ते हैं, क्योंकि ये डिसाइड करता है कि आपको पोस्ट कौन सी मिलेगी। है तो क्वालिफाइंग, लेकिन इसमें आप जो नंबर लेके आते हो ना, जो स्कोर लेके आते हो, उस पर डिपेंड करता है कि आपको छोटी वाली पोस्ट मिलेगी या बड़ी वाली पोस्ट मिलेगी, क्योंकि इसकी एक सेपरेट कट ऑफ भी निकाली जाती है। क्वालिफाइंग है लेकिन कट ऑफ इसकी भी निकाली जाती है, कम से कम 18 आपको लाने होते हैं, ये पास करने के लिए है, ठीक है, समझ गए। 390 में से कट ऑफ बनती है आपकी, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है भाई, मेंस के अंदर भी 1 की नेगेटिव मार्किंग है। 1 की मतलब एक क्वेश्चन गलत करोगे सीधा सीधा 1 नंबर खत्म, 2 क्वेश्चन गलत किया 2 नंबर खत्म, 3 क्वेश्चन गलत किए 3 नंबर खत्म, ठीक है। बड़ा भयानक इसमें नेगेटिव मार्किंग होता है। और टोटल जो आपको टाइम मिलता है इन चारों सब्जेक्ट के लिए वो कितना मिलता है आपको, 2 घंटे का। कितना मिलता है, 2 घंटे का। कंप्यूटर के लिए एक्स्ट्रा 15 मिनट आपको मिलते हैं, यानी कि 2 घंटा 15 मिनट। तो जब आप इसको कंप्लीट कर लेते हो 2 घंटा 15 मिनट, फिर उसी दिन सेम डे, देखो ये भी उस सेम डे होता है, ये भी इसी दिन होता है साथ में ही, और इसी दिन थोड़ा सा गैप देके 10-15 मिनट का गैप देके आपका एक होता है क्या, डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट, जिसको आप बोलते हो टाइपिंग टेस्ट। क्या बोलते हो, टाइपिंग टेस्ट बोलते हो। ये भी इसी दिन होता है आपका, ये आपका होता है 15 मिनट का। 15 मिनट की आपकी टाइपिंग होती है भाई, तो टाइपिंग की प्रैक्टिस भी आपको करनी होती है, ठीक है। और टाइपिंग भी क्या है, क्वालिफाइंग है, लेकिन क्वालिफाइंग समझ के इसको हल्के में मत लेना। अगर मान लो इसमें 390 में से 390 ले आए, कंप्यूटर में भी तुम मान लो 60 में से 60 ले आए, तुमने कहा यार मैं तो बिल्कुल ही बहुत बड़ा, मतलब मैं शहंशाह हूं, लेकिन तुम टाइपिंग में फेल हो गए, सारी मेहनत गई रेस से बाहर, पूरी तरीके से बाहर, फिर अगले साल दोबारा से प्री दो। समझ गए बात को। तो ये सब एक ही दिन में होता है, ये 200 नंबर का होता है ना। उसके बाद ये तुरंत आपका कंप्यूटर का टेस्ट होता है, 20 क्वेश्चंस आते हैं, तुरंत थोड़ा सा गैप करके 10-15 मिनट का गैप करके 15 मिनट की आपकी टाइपिंग, ये बहुत ईजी होती है। अगर आप 2-3 महीना भी टाइपिंग की अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे ना तो इसको आप पास कर जाओगे, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। अगर आप वीडियो में कमेंट करके बताओगे इसमें, तो मैं इसकी बेहतरीन ट्रिक्स आपको बताऊंगा, क्योंकि मेरी टाइपिंग की स्पीड बहुत ही जबरदस्त है। इसकी एक वीडियो भी मैंने अपने चैनल पे डाली थी, इसी टॉक्स वाले चैनल पे, वो आपको मिल जाएगी वीडियो, ठीक है। टाइपिंग टेस्ट करके डाली थी मैंने। तो अगर आपको इसके ट्रिक्स चाहिए
बढ़िया बढ़िया तरीके चाहिए, मेथड चाहिए टाइपिंग के, तो मैं आपको एक वीडियो में सिखा दूंगा अगर आप कमेंट कर दोगे। तो अगर आपने टीयर 2 क्वालिफाई कर लिया, ठीक है, मतलब अगर जो कट ऑफ बनती है फाइनल, वो तो फाइनली बनती है ना 390 में से, तो 390 में से ना आपको कोशिश करनी होती है कि आप अच्छे से अच्छे नंबर लेके आ सको, ताकि आपको अच्छी पोस्ट मिल सके और अपना होम टाउन या अपने आसपास की सिटी में आपको पोस्टिंग मिल सके, ठीक है। तो जैसे ही आप टीयर 2 देते हो, उसके बाद रिजल्ट आता है, जो फाइनल रिजल्ट होता है, रिजल्ट आएगा टीयर 2 के बाद और वही फाइनल रिजल्ट होगा आपका। तो अगर आपका उस लिस्ट में नाम है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सेलेक्ट हो चुके हो एसएससी सीजीएल के थ्रू। लेकिन अभी खुश मत होना, अभी एक स्टेप बाकी है जिसको हम लोग बोलते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, लेकिन वो तो कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, आपके डॉक्यूमेंट सारे ठीक होने चाहिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट करेक्ट होना चाहिए, सही होना चाहिए। जिस साल में आप एग्जाम दे रहे हो उसी साल के हिसाब से ईडब्ल्यूएस आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि क्रूशियल डेट आपको चेक कर लेनी है। एससी एसटी या ओबीसी कैटेगरी से हो तो सर्टिफिकेट आप चेक कर लेना पहले से पहले कि सही है कि नहीं है, कोई कमी तो नहीं है, सब कुछ ओके है। ऐसा ना हो कि सब कुछ अच्छे से दे दिया, एग्जाम में नंबर भी अच्छे आ गए, फाइनल लिस्ट में नाम भी आ गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने गए, वहां से बाहर हो गए, लो रेस से बाहर। तो ये गलती मत करना, अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखना। डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी है, नाम में गड़बड़ है, सरनेम में गड़बड़ है, स्पेलिंग में गड़बड़ है, तो उसको पहले से पहले ठीक करवा के रख लो, वरना बाद में टेंशन में आ जाओगे, ठीक है। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी इशू होता है तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना दूंगा या आपको कमेंट में रिप्लाई करके मैं बता दूंगा, ठीक है। तो जब आपने फाइनल लिस्ट में अपना नाम देख लिया, मतलब जब आप मेंस देते हो ना, तो 2 से 3 महीने बाद आपका जो है ना एक फाइनल रिजल्ट आता है, जिसको देखकर आपका दिल गदगद हो जाता है कि आपका वहां पर नाम होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ना एक वो भी होता है, ध्यान रखना, जिसको हम क्या बोलते हैं, पोस्ट प्रेफरेंस। जब आप ये एग्जाम दे देते हो, है ना, तो वहां पर एक पोस्ट प्रेफरेंस भरने के लिए देता है आपको। पोस्ट प्रेफरेंस मतलब आपसे पूछता है कि आप किस पोस्ट को पहले प्रेफर करते हो लेना। आपको अपने स्कोर तो पता चल ही जाते हैं, क्योंकि आपको क्या दे दी जाती है, आंसर की दे दी जाती है। तो आंसर की के हिसाब से आप अपना क्या देख लेते हो, स्कोर, उसके हिसाब से अपनी पोस्ट प्रेफरेंस को आप भर देते हो कि पहले मैं चाहता हूं ये वाली पोस्ट लेना, फिर मैं चाहता हूं ये वाली पोस्ट लेना, है ना। इसके बाद आपका आता है फाइनल रिजल्ट, और इस रिजल्ट में अगर आपका नाम है ना, तो यू आर लकी, आपका सिलेक्शन हो चुका है। आपके नाम के साथ में आपके सामने पोस्ट कोड लिखा होता है, यानी कि कौन सी पोस्ट आपको मिली है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिला है या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मिला है, जीएसटी इंस्पेक्टर मिला है, इस तरीके से पूरा जो है आपका रिजल्ट होता है, ठीक है। रिजल्ट में आपने नाम देख लिया, खुश हो गए, आपके पास घर पे लेटर आ जाएगा, ज्वाइनिंग लेटर। ज्वाइनिंग लेटर आ गया, अब आप उस ज्वाइनिंग लेटर को लेकर, ठीक है, गए जहां पर आपको रिपोर्ट करने के लिए बोला गया, वहीं पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। पहले क्या होता था, एसएससी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था, एसएससी बिल्डिंग में आपको जाना होता था, जहां पर भी आपका हेडक्वार्टर पड़ता था, वहां पे जाके आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाता था। लेकिन अब जिस डिपार्टमेंट में आप सेलेक्ट होते हो, वही डिपार्टमेंट आपके डॉक्यूमेंट को चेक करता है, ठीक है। और अगर आपके डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी है तो वो आपका जो सर्विस है उसे वहीं के वहीं क्या कर देगा, रद्द कर देगा, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर आपका हो गया सक्सेसफुली, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर आपका हो गया, तो मेरे भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आपके अच्छे स्कोर हैं, अच्छी रैंक है, और अगर आपने आईटीआई चूज किया था पोस्ट प्रेफरेंस में, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव बिकम एन इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, ठीक है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, भगवान करे मैं बहुत जल्द हकीकत में आपको ये बात बोल सकूं, है ना। शुभकामना है मेरी आपके साथ में, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि भैया ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको कब मिलने वाली है, तो अभी मिलने वाली है, ठीक है। अगले महीने 9 तारीख को एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आ रहा है भाई, एसएससी सीजीएल 2025 का नोटिफिकेशन आ रहा है अगले महीने की 9 तारीख को। तो अगर आप ग्रेजुएट हो तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। 9 तारीख को नोटिफिकेशन आएगा। इसका जो टीयर 1 यानी कि प्रीलिम्स जो एग्जाम है, वो इसी साल 13 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में होने वाला है। आपके पास समय जो है ना, जून, जुलाई बस, और अगस्त का आधा, 2.5 महीना आपके पास बचा हुआ है भाई, ठीक है। 2.5 महीने में आपको जो है तैयारी करनी है। अगर आप पहले से कर रहे हो तो ठीक है, अभी स्टार्ट करोगे अगर बहुत स्पीड अप करोगे अपने आप को, तो हो सकता है कि करीब पहुंच जाओ। हार मत मानना, पहले से पहले कम से कम कोशिश करके देख सकते हो, ठीक है। वैकेंसी की बात करूं तो टोटल 20,000 वैकेंसी है सीजीएल 2025 में। और अगर मैं इनकम टैक्स के अंदर वैकेंसी की बात करूं, जिसमें 3 तरह की पोस्ट है, टैक्स असिस्टेंट है, ऑफिस सुपरिटेंडेंट है, और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है। इनकम टैक्स में 3 तरह की वैकेंसी होती है सीजीएल में, ठीक है। कौन कौन सी, एक होता है टैक्स असिस्टेंट, ठीक है, एक होता है आपका ऑफिस सुपरिटेंडेंट, और एक होता है आपका आईटीआई यानी कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। ये 2400 ग्रेड पे है, ये आपका 4200 ग्रेड पे है, और ये आपका 4600 ग्रेड पे है। ये तीनों ही सीजीएल के थ्रू भर्ती होती है, ठीक है। तो तीनों को मिलाकर अगर मैं वैकेंसी देखूं तो 8 से 10 हजार जो है ना,
इस बार वैकेंसी आपकी रहने वाली, तीनों को मिलाकर, तीनों पोस्ट को मिलाकर, यानी कि 20,000 में आधी वैकेंसी तो इनकम टैक्स की है। ठीक है भाई, तो सोच लो कितना बड़ा मौका आपके पास है। इस मौके को मिस करने वाला तो क्या कहलाएगा, आपको पता है क्या कहलाएगा, मैं नाम नहीं बताऊंगा। ठीक है, और जैसे कि आपने देखा कि प्री के अंदर इंग्लिश कितने मार्क्स किए भाई, प्री के अंदर 50, और मेंस के अंदर कितने मार्क्स किए भाई, मेंस के अंदर 145, यानी कि टोटल 195 है ना। इस 195 को कौन कराएगा आपको, मैं कराऊंगा, क्योंकि आप किसके पास आए हो, इंग्लिश बाय रोशन के पास आए हो। ठीक है, 195 में से 195 दिलाने की जिम्मेदारी मैं ले सकता हूं अगर आप मेरे साथ मेरे बताए गए तरीके से पढ़ोगे। उसके लिए अभी हाल फिलहाल में एक बैच मैंने लॉन्च किया है, अभी हाल फिलहाल में लॉन्च किया है। ठीक है, नया बैच है, बिल्कुल फ्रेश बैच है, लाइव बैच है, जिसका नाम है टॉपर्स बैच, 2025 के लिए ही है ये। ठीक है, इस बैच के अंदर मैं इंग्लिश में जितनी भी चीजें होती हैं जो आपने सोची होंगी और जो आपने नहीं भी सोची होंगी, वो सारी चीजें मैं आपको कराने वाला हूं A to Z, जिसके अंदर कंप्लीट ग्रामर कराऊंगा, कंप्लीट वोकैबुलरी कराऊंगा, कुछ भी छोड़ूंगा नहीं, कॉम्प्रिहेंशन कराऊंगा। लाइव क्लास होगी, अगर लाइव क्लास मिस कर देते हो किसी वजह से तो उसी क्लास की रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी, क्लास नोट्स आपको मिलेंगे साथ में, प्रैक्टिस शीट्स आपको मिलेंगी साथ में। ठीक है, डाउट सेशंस हुआ करेंगे, यानी कि इंग्लिश के लिए अगर आप ये बैच लेते हो तो आपको हो जाना है टेंशन फ्री। सारे नोट्स यहीं से मिलेंगे, वोकैब के नोट्स यहीं से मिलेंगे, सारे लेक्चर्स यहीं से मिलेंगे, सारे प्रैक्टिस पीडीएफ्स आपको यहीं से मिलेंगे, सब कुछ आपको यहीं से मिलेगा। इवन आपको एसएससी सीजीएल के लिए जो कंप्लीट मॉक टेस्ट होता है, मैथ्स रीजनिंग जीएस का कंप्लीट मॉक टेस्ट 1 घंटे का प्री का और मेंस का भी, वो सब कुछ इस बैच के साथ में आपको फ्री मिलने वाला है। वो भी केवल एसएससी सीजीएल का ही नहीं, एसएससी का कोई सा भी एग्जाम हो, बैंक का कोई सा भी एग्जाम हो, रेलवे का कोई सा भी एग्जाम हो, पुलिस का भी कोई सा एग्जाम हो, इन सब के बहुत सारे मॉक टेस्ट, बहुत सारे प्रीवियस ईयर के पेपर्स, ये सब कुछ आपको फ्री मिलने वाला है इस बैच के साथ में। जैसे आप इस बैच को बाय करोगे ऑटोमेटिकली सारे टेस्ट का एक्सेस आपको मिल जाएगा, तो आप कोई सा भी टेस्ट लगाओ जाके, तैयारी को बस अच्छी तरीके से करो। ठीक है, बैच कहां से मिलेगा, ठीक है, बैच कितने का है, 999 का बैच है। बैच कहां से मिलेगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बैच आपको मिलेगा एप्लीकेशन से। मेरा एप्लीकेशन है इंग्लिश बाय रोशन सर। कहां से मिलेगा, प्ले स्टोर से मिलेगा। प्ले स्टोर पे जाओ, वहां पे टाइप करो इंग्लिश बाय रोशन सर। क्या टाइप करोगे, इंग्लिश बाय रोशन सर। ठीक है, ये टाइप करोगे, वहां से ऐप डाउनलोड कर लेना, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डायरेक्ट वहां से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। जब आप एप्लीकेशन खोलोगे, अपना लॉगिन डिटेल वगैरह डालोगे, नेम फोन नंबर वगैरह डालोगे, तो यहां पर होम पेज पे आपको ये एक बैनर दिखाई देगा टॉपर्स बैच का। जब आप इस पे क्लिक करोगे ना, तो अपने आप ही आप बाय वाले सेक्शन पे पहुंच जाओगे, तो वहां से जाके बैच को बाय कर लेना। अदरवाइज अगर ये नहीं दिखता तो यहां पर कोर्सेज का ऑप्शन दिख रहा है, इस कोर्सेज के ऑप्शन पे जाना, यहां पे जाओगे तो सबसे नीचे आपको दिखाई देगा टॉपर्स बैच इस तरीके से, तो इस पे क्लिक करोगे तो वहां से आपको बाय करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, मैंने फिर से वही बात बता रहा हूं, इस बैच को लेने के बाद चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, इंडिया का कोई सा भी एग्जाम हो जहां पर इंग्लिश पूछी जाती है, इंग्लिश के लिए तुम निश्चिंत हो जाओगे, चाहे ग्रामर हो, चाहे वोकैब हो, चाहे कॉम्प्रिहेंशन हो। अगर आपको डेमो देखना है तो डेमो के लिए क्या है ना, इसी बैच के अंदर जब आप जाओगे ना, तो ग्रामर की जो क्लासेस हैं, वर्ब की, ग्रामर की जो वर्ब की क्लासेस हैं, उसको मैंने पूरा फ्री कर रखा है, पूरा एक चैप्टर फ्री कर रखा है मैंने वर्ब। तो वहां पे जाके डेमो भी देख सकते हो कि मेरे पढ़ाने का क्या लेवल है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इंग्लिश के लिए क्या हो जाओगे, निश्चिंत हो जाओगे। तो जाओ एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, पढ़ के देखो, और इंग्लिश की जिम्मेदारी मेरे पे छोड़ दो। ठीक है, आपका बड़ा भाई हूं, आपको हर तरीके से अच्छा ही गाइड करूंगा, सारे सब्जेक्ट को लेकर गाइड करूंगा। ठीक है, तो इंग्लिश की जिम्मेदारी मेरी है भाई। आगे बढ़े, उसके बाद सेकंड चीज क्या था कि ग्रेड पे क्या है, तो भैया इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का जो ग्रेड पे है वो कितना है, 4600 ग्रेड पे। ठीक है, ग्रुप बी में काउंट होता है ये, ग्रुप बी में, और नॉन गेजेटेड पोस्ट है। नॉन गेजेटेड और गेजेटेड क्या होता है, गेजेटेड पोस्ट का मतलब होता है कि उसमें प्रमोशन लेने के लिए आपको एग्जाम नहीं देना पड़ता कोई। जैसे जब आप यूपीएससी क्लियर करते हो और आप एक आईएएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर बनते हो, तो उसमें प्रमोशन लेने के लिए आपको कोई डिपार्टमेंटल एग्जाम नहीं देना पड़ता। लेकिन जो नॉन गेजेटेड पोस्ट होती हैं, उनमें आपको प्रमोशन लेने के लिए डिपार्टमेंटल एग्जाम देना पड़ता है। तो जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर क्या है, नॉन गेजेटेड पोस्ट है, तो इसमें पहला प्रमोशन जब आपको लेना होगा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर से, जब आप इनकम टैक्स ऑफिसर बनोगे, आईटीओ, तो उसके लिए आपको एक डिपार्टमेंटल एग्जाम देना पड़ेगा। फिर जैसे आप आईटीओ बन जाओगे ना, तो आप क्या बन जाओगे, गेजेटेड ऑफिसर। अब आप गेजेटेड बन गए तो आगे जो भी प्रमोशंस है उसके लिए कोई एग्जाम आपको नहीं देना। ये मेरे समझाने का मतलब है।
और प्लस नॉन गैजेटेड और गैजेटेड में एक और फर्क क्या है, नॉन गैजेटेड के पास अपना खुद का कोई स्टैंप नहीं होता, लेकिन जो गैजेटेड ऑफिसर होते हैं उनके पास अपना खुद का एक स्टैंप होता है अपने नाम और अपने पोस्ट के साथ, और उस स्टैंप की एक वैल्यू होती है। लोग आपसे अपने डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करवाने के लिए, वेरीफाई करवाने के लिए आया करेंगे कि सर ये मेरे डॉक्यूमेंट्स है, कहीं मांगे हैं स्कूल यूनिवर्सिटी में या सरकारी नौकरी में, क्योंकि जब सरकारी नौकरी के लिए आप जाते हो ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो वहां पर आपसे मांगता है कि किसी भी 2 गैजेटेड ऑफिसर के आपको क्या लेके आने, स्टैंप्स और साइन लेके आने होते हैं। तो लोग ऐसे ही आपके पास आया करेंगे, सर प्लीज मेरे डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट कर दीजिए। तो आपका खुद का एक स्टैंप होगा, घर पे रखोगे भाई साहब, मजा आ जाएगा। ग्रीन कलर का पेन होगा, अटेस्ट करो और साइन मारो, तो मजा आ जाता है गैजेटेड ऑफिसर बनने के बाद में, खुद का स्टैंप होता है। लेकिन जो आईटीआई है नॉन गैजेटेड है, जैसे ही एक प्रमोशन ले लोगे आप गैजेटेड बन जाओगे। ठीक है, समझ गए बात को। सैलरी की बात करूं तो ग्रॉस सैलरी, देखो ग्रॉस सैलरी क्या होती है समझो। ग्रॉस सैलरी में क्या क्या चीजें होती हैं, बेसिक सैलरी जो आपकी होती है, ठीक है, बेसिक सैलरी। उसके बाद आपको उसमें इंक्लूड होकर मिलता है डियरनेस अलाउंस, यानी कि महंगाई भत्ता। भैया महंगाई इतनी चल रही है तो महंगाई भत्ता भी तो आपको मिलेगा। ठीक है, महंगाई भत्ता जितना भी चल रहा होगा 50% होगा तो बेसिक सैलरी का 50%। जैसे अभी मान के चलो 52 या 53% चल रहा है, तो जैसे मान के चलो आपकी बेसिक सैलरी है 44,900 या 44,000 है मान के चलो, तो 44,000 का सीधा सीधा चलो मान लो ना 50% भी, तो कितना हो गया 44,000 का 50% यानी कि 22,000, यानी कि 22,000 तो सीधा सीधा आपको डीए मिलेगा। ये मैं अप्रॉक्स बता रहा हूं, ठीक है, क्योंकि डीए अभी लगभग वही चल रहा है, 52 या 53% चल रहा है। तो ये जुड़ेगा। साथ में एचआरए, एचआरए का मतलब होता है होम रेंट अलाउंस, यानी कि सरकार आपको आपके घर किराए का पैसा भी देती है, कि अगर आप किसी रेंट के घर में रहते हो, ठीक है, या अपने ही घर में क्यों ना रहते हो, भाई सरकार आपको दे देती है कि लो भाई एचआरए ले लो मेरे से। ठीक है, एचआरए मेरे से ले लो। अभी मैं आपको सैलरी स्लिप भी दिखाऊंगा एक इंस्पेक्टर की, कि एक इंस्पेक्टर की सैलरी कितनी होती है, एचआरए कितना मिलता है, सब मैं आपको दिखाऊंगा। सरकार आपको घर का खर्चा दे रही है, सरकार आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी दे रही है, कि यार अगला बंदा ऑफिस आएगा, कैसे आएगा, बाइक से आएगा, चाहे बस से आएगा, चाहे ऑटो से, कैसे भी आए, लेकिन मैं तेरे को पैसा दे रहा हूं भाई, ले ले पैसा, भाड़े का किराए का पैसा ले ले। तो सरकार इतनी चीजें आपको सैलरी में जोड़ के दे रही है। ठीक है, तो इन सबको मिलाकर हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस सैलरी। क्या बोलते हैं, ग्रॉस सैलरी। अब इसमें कुछ डिडक्शंस भी होते हैं, आपकी सैलरी में से कुछ पैसा कटता भी है। क्या क्या कटता है देख लो ध्यान से, कटा तो वैसे तुम्हारा पहले भी है, अब सैलरी में क्या कटता है वो देख लो। ठीक है, एक तो आपका एनपीएस का जो कंट्रीब्यूशन है वो कटता है। एनपीएस मतलब न्यू पेंशन स्कीम। न्यू पेंशन स्कीम में सरकार क्या करती है, आपकी सैलरी से कुछ पैसा काटती है। मान के चलो सरकार ने आपकी सैलरी से एक्स अमाउंट काटा, हर महीने काटती है, और उतना ही अमाउंट सरकार अपना ऐड करती है, सरकार आपको देती है ऐड करके, मतलब आपको देती नहीं है, आपके एनपीएस अकाउंट में जमा होता रहता है वो। आपकी सैलरी से इतना काटा, सरकार इतना देती है। ठीक है, और इस पूरे को मिलाकर अलग अलग जो म्यूचुअल फंड्स हैं, अलग अलग म्यूचुअल फंड्स में सरकार इसको डाल देती है। ठीक है, डिवाइड करके, थोड़ा सा पैसा इस वाले म्यूचुअल फंड में, थोड़ा सा इसमें, थोड़ा सा इसमें, और म्यूचुअल फंड में क्या मिलता है आपको, अच्छा इंटरेस्ट मिलता है आपको। तो जब आप रिटायर हो गए ना भाई, तो उसका 60 या 50% जो समथिंग है ना, मेरे को एग्जैक्ट अभी पता नहीं है, याद नहीं है, कि उसका जो 60% के लगभग अमाउंट है वो आपको एक बार में मिल जाता है जब आप रिटायर हो गए, और बाकी जो 40% है वो आपको हर महीने पेंशन के तौर पे मिलता है। ये होता है न्यू पेंशन स्कीम, समझ गए, यानी कि अच्छा खासा अमाउंट पहुंच जाता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में जा रहा है आपका पैसा भाई, तो म्यूचुअल फंड में तो अच्छा खासा पैसा ग्रो होता है। ठीक है, तो ये एनपीएस का हर महीने पैसा कटता है आपका। ठीक है, 4500 5000 जो भी कटना होता है, और उतना ही सरकार देती है। फिर एक सीजीई जीआईएस, ये ना बेसिकली इंश्योरेंस होता है, जैसे सर्विस के दौरान आपको कुछ हो जाए, डेथ हो जाए, कुछ हो जाए, तो आपके परिवार को इंश्योरेंस का पैसा मिलता है। अगर आपको कुछ नहीं हुआ तो सर्विस जब आपकी एंड होगी, जब आप रिटायर होगे, तो ये पैसा भी आपका जुड़ रहा है, ये भी आपको इंटरेस्ट लगा के दिया जाता है वापस, तो इसका भी कटता है, बहुत कम अमाउंट कटता है इसका। इनकम टैक्स कटता है, लेकिन अब आपको पता है कि 11 लाख की इनकम तक कोई भी आपके ऊपर इनकम टैक्स नहीं है। तो आपको पता है कि ये जो सैलरी है ना, इसमें अगर आप देखोगे, कैलकुलेट करोगे, तो ईयरली 11 लाख के आसपास आप नहीं पहुंचोगे। मेरी बात समझ में आ रही है हाँ कि ना, तो अब इनकम टैक्स आपका नहीं कटेगा। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं आईटीईएफ कंट्रीब्यूशन, ये क्या है, इनकम टैक्स एम्प्लॉइज फेडरेशन। इनकम टैक्स एम्प्लॉइज फेडरेशन यानी कि एक संघ बना हुआ है, इनकम टैक्स के जितने भी एम्प्लॉइज हैं ना, उनका एक यूनियन है बेसिकली। तो यूनियन में आप एक कंट्रीब्यूशन देते हो, छोटा सा 70 या 80 रुपए का जो भी होता है वो आप देते हो। तो ये जो है ना डिडक्शंस है। तो जब आप इन सब में से, यानी कि जो ग्रॉस सैलरी है, जब आप उसमें से इसको घटाते हो, तो वो क्या बनता है आपका नेट सैलरी, यानी कि इन हैंड सैलरी, यानी कि ये आपके हाथ में आता है कटने पिटने के बाद। ठीक है, अब मैं आपको एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की सैलरी स्लिप दिखाने वाला हूं कि सैलरी स्लिप कैसी दिखाई देती है। ठीक है, देखो भाई, ये सैलरी स्लिप है, अगर आपको क्लियर दिख रहा है तो ठीक है, वरना मैं पढ़ पढ़ के आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां पर देखो बेसिक पे लिखा हुआ है, बेसिक पे लिखा हुआ है 46,200, बेसिक 46,200। ठीक है, ये सैलरी स्लिप कब की है पहले मैं आपको दिखा दूं, ये जून 2024 की है, यानी कि जब उसने ज्वाइन किया था
उसके कुछ समय के बाद की ही है ये, जून 2024 की। अच्छा एक चीज और, सैलरी जो है ना वेरी करती है सिटी वाइज सिटी, है ना, एक्स सिटी, वाई सिटी, जेड सिटी। अगर आप एक्स सिटी में हो तो सैलरी आपकी थोड़ी ज्यादा होगी, वाई सिटी में हो तो सैलरी उससे थोड़ी सी कम, और जेड सिटी में उससे थोड़ी सी कम। तो डिपेंड करता है कि आप किस सिटी में आपकी पोस्टिंग है। ठीक है, आप गूगल पे इजीली सर्च कर सकते हो कि क्या मेरी सिटी एक्स सिटी है, वाई सिटी, जेड सिटी, उसके हिसाब से आपकी सैलरी होती है, क्योंकि महंगाई भत्ता उसी के हिसाब से दिया जाता है। ठीक है, आ जाओ। तो बेसिक पे 46,200 है। डियरनेस अलाउंस यानी कि जो डीए है वो कितना है, देखो 23,100, यानी कि 50% था उस समय पूरा, तो इसका 50% कितना हो जाएगा, 23,100। एचआरए जो है, ठीक है, वो है आपका कितना, 4620। ठीक है, ये आपका 10% था उस समय, देखो इसका 10% निकालोगे तो 4620 आएगा ना, एचआरए 10% था। ठीक है, और जो टीपीटी अलाउंस है वो आपका 2700, यानी कि वही आपका जो ट्रेवल अलाउंस है, भाड़ा आपको सरकार देती है ना डेली आने जाने का, 2700 रुपए आपका ये। ठीक है, तो जब आप इनको जोड़ोगे तो आपका जो ग्रॉस सैलरी निकलेगा वो निकलेगा, देखो यहां पर लिखा हुआ है 76,620, 76,620 ये आपकी ग्रॉस सैलरी है। ठीक है, क्या है आपकी ये ग्रॉस सैलरी है। अब अगर मैं डिडक्शंस की बात करूं तो एक तो इंश्योरेंस वाला कटा आपका 10 रुपया, डिडक्शंस कितना है, 10 रुपया इंश्योरेंस वाला। और जो एनपीएस का मैंने बताया तो एनपीएस का इनका कटा हुआ है 6,930 रुपया, 6,930। इनकम टैक्स उस समय कटता था, लेकिन अब इनकम टैक्स आपका नहीं कटेगा, क्योंकि अब आप उस स्लैब से बाहर हो। ठीक है, तो इनकम टैक्स में यहाँ पर नहीं काटता। और एक इनका और है जो कि ये नहीं कटता, ये इनका कट रहा है। और आईटीएफ का कंट्रीब्यूशन जो वो कितना है, 80 रुपया, यानी कि टोटल कितना कटा भाई, 7,020 रुपया कटा टोटल, 7,020। यानी कि अगर आप इस 76,620 में से 7,020 घटा दोगे, ठीक है, तो आपका लगभग जो सैलरी आया वो कितना है, 69,600। ये उस समय का था, अब तो बढ़ गया है। ठीक है, मतलब जब आप ज्वाइन करते हो तब का है ये, क्योंकि धीरे धीरे आपको इंक्रीमेंट भी मिलता है ना, एक साल में 2 इंक्रीमेंट आपको मिल जाते हैं वैसे भी। ठीक है, आपका बेसिक एक साल में 2 बार बढ़ता है, समझ गए मेरी बात को। और जैसे ही बेसिक बढ़ेगा वैसे ही आपका डीए बढ़ेगा, क्योंकि बेसिक पे ही डीए डिपेंड करता है, समझ गए मेरी बात को। तो उस समय का है कितना, इनहैंड सैलरी कितनी है मेरे भाई, लगभग 70,000 रुपए। यानी कि जब आप ज्वाइन करोगे तो लगभग 70,000 रुपए जो है ना, 65 से 70,000 हम मान के चलते हैं, आपकी एक्स सिटी, वाई सिटी, जेड सिटी के हिसाब से इतनी सैलरी आपको जो है मिलेगी, 65-70 आराम से आपको मिलेगी। और इफ यू आर लकी, अगर आप इस साल ज्वाइन कर लेते हो तो अब आपको पता है नेक्स्ट ईयर जो है ना 8th पे कमीशन आने वाला है, आपने देख लिया होगा, सरकार ने उसकी घोषणा कर दी है। तो उसमें तो सैलरी वैसे भी आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, सैलरी में अच्छा खासा इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है जो 70,000 की सैलरी है ये हो सकता है कि आपकी 80-90 हज़ार भी पहुंच जाए आराम से, 85-90 हज़ार के आसपास आराम से पहुंच सकती है। लेकिन अभी मैं इसका पक्का कोई दावा नहीं करता, क्योंकि पहले आने दो 8th पे कमीशन, उसके बाद। लेकिन इतना है कि 65-70 तो आपको इन हैंड जो सैलरी है वो मिलेगी, है ना। डिफर करता है सिटी वाई सिटी, और एक्स सिटी है, वाई सिटी है, जेड सिटी है। तो ये तो हमने बात की सैलरी की, है ना, 70,000 रुपये तो है। इसके अलावा देखो पर्क्स क्या मिलते हैं, इसके अलावा सुविधाएं क्या मिलती हैं। इंस्पेक्टर को पेट्रोल बिल मिलता है 3,000 रुपये महीने का, यानी कि हर महीने 3,000 रुपये के इंस्पेक्टर को पेट्रोल बिल के नाम से अलग से मिलते हैं। ट्रैवल अलाउंस अलग से मिलता है, जो मैंने आपको 2700 बताया। पेट्रोल बिल हर महीने 3,000 अलग से मिलता है भाई मेरे, देख लो। क्योंकि इंस्पेक्टर का काम माना जाता है कि भैया उसका काम जो है ना फील्ड वर्क, ऐसा माना जाता है सरकार के द्वारा। हालांकि डेस्क जॉब ही है, लेकिन सरकार मानती है। तो 3,000 रुपये हर महीने पेट्रोल के देती है, यानी कि 70,000 और 3,000 यानी कि 73,000 आपको पर मंथ मिलेंगे। ठीक है, 73,000। इसके अलावा क्या फैसिलिटी है, आपको इजीली एक अच्छे से सोसाइटी के अंदर, जो गवर्नमेंट सोसाइटी होगी, इनकम टैक्स सोसाइटी होगी, वहां पर 3 BHK के लिए आप इंटाइटल्ड होते हो, लेकिन आप 4 BHK भी ले सकते हो। तो 3 BHK 4 BHK जो क्वार्टर है आराम से आपको मिलेगा, बहुत ही बेहतरीन क्वार्टर। लेकिन हाँ, अगर आप गवर्नमेंट का क्वार्टर ले लोगे ना तो फिर HRA नहीं मिलेगा आपको, सैलरी में से HRA काट लिया जाएगा। फिर HRA जो मिल रहा है ना 4600 रुपये, ये नहीं मिलेगा आपको। या तो सरकार आपको HRA देगी सैलरी में जोड़ के, अगर आप गवर्नमेंट क्वार्टर लोगे तो फिर HRA आपको नहीं देगी सरकार, दोनों थोड़ी ले लोगे यार। ठीक है, CGHS की फैसिलिटी आपको सरकार देती है भाई, ठीक है, जो और लोगों से आपको अलग बनाती है। CGHS क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। इसमें क्या होता है, आप और आपके ऊपर डिपेंडेंट जो आपके फैमिली मेंबर्स होते हैं, जैसे आपके माता पिता अगर आपके ऊपर डिपेंडेंट है, शादी करोगे तो आपके वाइफ या आपके हस्बैंड जो आपके ऊपर डिपेंड होंगे भाई, है ना, या कोई छोटा भाई बहन है जो आपके ऊपर डिपेंड है, 18 साल से कम है, तो वो सब इसमें कवर्ड होते हैं, है ना। आप देखोगे, सर्च करोगे इम्पैनल्ड हॉस्पिटल नियर बाय में, ऐसे सर्च करोगे गूगल पे, तो आपको एक से एक हॉस्पिटल दिखाई देंगे। बड़े से बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी होते हैं, इसके अंदर ध्यान रखना। तो कोई भी इम्पैनल्ड हॉस्पिटल अगर है तो वहां पे जाके, प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे सरकारी, कोई भी हो, इम्पैनल्ड होना चाहिए। सरकारी है तो फिर तो वैसे भी फ्री है, जाओ।
अगर आप चाह रहे हो प्राइवेट में इलाज कराना तो पहले आप चेक करो कि इम्पैनल्ड है कि नहीं है। अगर इम्पैनल्ड है, आजकल तो बहुत सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल इम्पैनल्ड है, जाओ इलाज कराओ, जो खर्चा आएगा बिल ले जाके डिपार्टमेंट में जमा कर देना, पैसा तुम्हें मिल जाएगा। क्या चाहिए इससे बढ़कर भाई? पापा का इलाज करा लो, मम्मी का इलाज करा लो, अपना इलाज करा लो, जो भी डिपेंडेंट है उनका इलाज करा लो, ठीक है। मेडिकल बिल सबमिट कर दो डिपार्टमेंट में, जो रियल बिल होगा जो तुम क्लेम करोगे वो तुम्हें मिल जाएगा मेडिकल बिल। समझ गए? तो यहाँ से बहुत अच्छी फैसिलिटी जो है ना गवर्नमेंट आपको देती है। और सीजीएचएस के अपने सेंटर्स भी होते हैं, सीजीएचएस के अपने सेंटर्स होते हैं, आप सेंटर पे जाओ, वहाँ पर भी अच्छे खासे डॉक्टर्स बैठे होते हैं, वहीं से आपको सारी दवाइयाँ सारे टेस्ट वगैरह फ्री में होते हैं। आपका कार्ड बन जाता है सीजीएचएस, आपका भी और आपके डिपेंडेंट मेंबर्स का भी, ठीक है। और आप प्राइवेट वार्ड के लिए इंटाइटल्ड होते हो, सीधा सीधा मतलब आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हो ना तो आप प्राइवेट वार्ड ले सकते हो अपने लिए, जनरल वार्ड नहीं, प्राइवेट वार्ड। आराम से वहां पर इलाज कराओ, बिल लो, डिपार्टमेंट में दे दो, क्लेम कर लो, ठीक है। इसके अलावा आपको मिलता है लीव ट्रेवल कंसेशन, एलटीसी। सरकार आपके घूमने फिरने का भी ध्यान रखती है ना। सरकार आपको बोलती है कि भाई जाओ, तुम जाओ और तुम्हारे ऊपर जितने भी डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स है सबको लेके जाओ, ठीक है, और घूमो पूरे इंडिया में कहीं भी जाओ, ठीक है। तो आपके आने जाने का जो पूरा ट्रेन का भाड़ा होता है 3rd AC तक का, आपका और आपके पूरे परिवार का जो डिपेंडेंट है, ठीक है, ट्रेन का। और अगर कई ऐसी जगह जहां पर ट्रेन नहीं जाती है, जहां पर फ्लाइट की सुविधा, तो वहां फ्लाइट की भी टिकट देती है सरकार आपको भाई, आने का भी जाने का भी, है ना। और केवल उसी जगह तक पहुंचने का नहीं, उस जगह से मेन जगह तक पहुंचने का जो आपका भाड़ा लगा, चाहे बस भाड़ा लगा चाहे कुछ भी लगा, है ना, तो वो भी जो सारा का सारा जो पैसा है वो सरकार आपको देती है, ठीक है। तो आप घूम फिर के आओ, अपनी फैमिली के साथ ट्रिप बनाओ, और जो बिल है लाके डिपार्टमेंट में सबमिट कर दो, वो पैसा आपको मिल जाता है। या फिर आप ये भी कर सकते हो कि 10 दिन का जो है ना आपको एडवांस में मिल जाता है, 10 डेज का, 10 डेज का एडवांस भी आपको पैसा मिल जाता है। आप पहले से पहले सबमिट करा दो एप्लीकेशन अपना कि मुझे घूमने जाना है, यहाँ जाना है मुझे, सबमिट करा दोगे तो 10 दिन का जो पैसा होगा वो तुम्हें एडवांस में मिल जाएगा। जाओ पैसा लेके घूमो, बाकी जो बिल बचा लाके सबमिट करा दो, मिल जाएगा एलटीसी, ठीक है। इसके अलावा अगर आप मैरिड हो, कभी तो हो गए मैरिड भाई, तो आपके 2 बच्चों के लिए सरकार जो है ना आपको ट्यूशन फी या स्कूल फी के नाम से जो पैसा वो आपको देती है, 2 ही बच्चों तक, तीसरे बच्चे के लिए नहीं देगी सरकार आपको। और एक बच्चे पे कितना देती है? लगभग 36,000, 1 साल का, हर साल मिलता है ये, ठीक है, जब तक बच्चा 18 का ना हो जाए, ठीक है। हर बच्चे पे यानी 2 बच्चों तक, हर बच्चे पे आपको 36,000 रुपये 1 साल का मिलता है। यानी कि अगर आपके 2 बच्चे हैं तो दोनों बच्चों के लिए आपको साल का 72,000 रुपये जो है ना पढ़ाई के लिए आपको मिलेगा। देख रहे हो फैसिलिटीज़ कितनी है भाई, फैसिलिटीज़ बहुत सारी है, ठीक है। तो जो बोलता है ना सरकारी नौकरी में क्या है, उसको ये वीडियो दिखा देना, उसको वीडियो शेयर कर देना कि सरकारी नौकरी में क्या है, समझ गए। और इसके अलावा बहुत सारे हैं जो तो मैंने यहाँ पर लिखे भी नहीं है, इतने पर्क्स है ना कि मैं गिनवा सकता हूँ बहुत सारे, लेकिन यहाँ पर मैंने लिखे नहीं। यहाँ पर मैंने जो मेन है वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है, जिसके लिए आप एक्साइटेड रहते हो। पर्क्स के बाद में बात करूं कि छुट्टियां कितनी मिलती हैं भाई, इसके लिए बहुत एक्साइटेड रहते हो यार कि सर छुट्टियां कितनी मिलती हैं। तो सबसे पहली चीज सैटरडे संडे ऑफ होता है, ठीक है, सैटरडे संडे तो ऑफ होता है, यानी कि महीने में 8 छुट्टी तो ऐसी हो गई आपकी, ठीक है। टाइमिंग क्या होती है? 9:30 से 6, 9:30 से 6, कई जगहों पर 9 से 5:30 या 6 भी होता है, ठीक है। आप ये मान के चलो एक एवरेज, ठीक है, समझ गए। तो सैटरडे संडे ऑफ है। अब मैं बात करता हूं, एक छुट्टी होती है कैजुअल लीव, यानी कि सीएल बोलते हैं उसको, सीएल। सीएल कितनी मिलती है आपको? 1 साल में 8, हर साल आपको 8 सीएल मिलती है। जैसे आप सुबह उठे, अचानक आपको लग रहा है कि सर भारी है या बीमार जैसा फील हो रहा है ना, तो आप सीएल भेज सकते हो अपने ऑफिस में, जो भी उसके लिए है, मतलब आपके जो ऑथराइज्ड हैं उनको आप लिखो और सीएल भेज दो, ठीक है, व्हाट्सएप पे या किसी के थ्रू या फिर मेल पे, ठीक है। तो 8 मिलती है। उसके अलावा एक होता है अर्नड लीव, यानी कि ईएल बोलते हैं इसको, ये 1 साल में 30 मिलता है। तो तुम 1 साल में या तो 30 ले लो, 30 ईएल ले लो, जहां तुम्हें जाना, घूमना फिरना, कोई काम है करो। अगर तुम ये ईएल नहीं लेते हो, ठीक है, मान के चलो तुम अपनी पूरी सर्विस में टोटल अगर 300 ईएल जमा कर लेते हो, 300 से ज्यादा का पैसा तुम्हें सरकार नहीं देती है, कम से कम 300 लेकिन होने चाहिए। अगर तुमने पूरे अपनी सर्विस में 300 ईएल जमा कर लिए, नहीं यूज किए तुमने, मतलब 300 कम से कम जोड़ लो, इसके बाद जो बचते हैं खर्च कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो इस 300 का तुम्हें सरकार क्या देती है? रिटायरमेंट पे एक्स्ट्रा पैसा देती है। मतलब एक दिन का जो पैसा बनता होगा उसको 300 से मल्टीप्लाई कर दो और अच्छा खासा पैसा मिल जाता है। बहुत लोग 300 ईएल जोड़ लेते हैं, मैं तो नहीं जोड़ पाता क्योंकि मैं छुट्टियां ले लेता हूं, ठीक है। 1 साल में 30 मिलता है, तो हो सकता है कि आप 1 साल में 5 ही लो, तो उस साल का 25 आपका बच गया, है ना। और वो जुड़ता जाता है, वो जुड़ता जाता है। जैसे 25 है आपके पास, है ना, इस साल, और अगले साल का 30 और हो गया, तो आपके पास अब 55 हो गया, तो आप 55 ईएल ले सकते हो। ऐसे हर साल वो ऐड होता जाता है, समझ गए बात को। एक होता है रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे, यानी कि इसको हम बोलते हैं आरएच, ये साल में 2 होता है। मतलब 2 ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं,
ठीक है, वो डिपेंड करता है आप किस स्टेट में हो, उस स्टेट के लिए वो रिस्ट्रिक्टेड है। मतलब जरूरी नहीं है कि सब उस फेस्टिवल को स्टेट में मनाते हो, लेकिन हो सकता है कि आप मनाते हो तो आप उस फेस्टिवल के लिए आरएच ले सकते हो। उसका अपना एक लिस्ट आपको डिपार्टमेंट बना के देता है कि 2 आपको आरएच मिलता है। ठीक है, इसके अलावा जो गर्ल्स हैं उनके लिए मैटरनिटी लीव मिलता है, यानी कि जब वो माता बनने के राह पर होती हैं, ठीक है, तो टोटल 26 वीक की छुट्टी उनको मिलती है एक बच्चे के लिए। ठीक है, टोटल 2 बच्चों तक मिलती है ये, एक बच्चे पे 26 वीक। 26 वीक का मतलब कितना हो गया, लगभग लगभग वो कितना हो गया, 7 महीना तो हो गया शायद, है ना, 4 7 28, लगभग 7 महीने की छुट्टी एक बच्चे पे मिलती है आपको। यानी कि अगर आप प्रेग्नेंट हो तो आप एक बच्चे पे 7 महीने की छुट्टी ले सकते हो, 2 बच्चों पे टोटल 14 महीने की। ठीक है, 26 वीक की छुट्टी एक बच्चे पे। और इसी तरीके से पैटर्निटी लीव, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है तो लास्ट के 15 दिन में आप पैटर्निटी लीव ले सकते हो। आपको लग रहा है कि वाइफ की डिलीवरी होने वाली है या डिलीवरी हो चुकी है, उसके बाद आप लेना चाहते हो 15 दिन की छुट्टी, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 15 दिन की छुट्टी ले सकते हो एक बच्चे पे, 2 बच्चे पे टोटल 30 दिन की छुट्टी। ठीक है, समझ में आ गई बात। इसके अलावा महिलाओं को एक मिलता है चाइल्ड केयर लीव, और जैसे मान लो कोई सिंगल फादर है, मदर नहीं है, तो उसको भी मिलता है चाइल्ड केयर लीव जो होता है। ठीक है, यह आपको 2 ईयर्स इन कंप्लीट सर्विस, यानी कि कंप्लीट सर्विस में आपको पूरे 365 के हिसाब से जोड़ लो आप, 365 के हिसाब से लगभग कितना हो गया, 365 गुना 2, 730। पूरे सर्विस में आप टोटल 730 छुट्टी ले सकते हो चाइल्ड केयर लीव के नाम से। यानी कि जब तक आपका बच्चा 18 साल का नहीं हो जाता तो उसकी देखभाल या उसके एग्जाम के लिए या किसी भी चीज़ के लिए चाइल्ड केयर के नाम से आप टोटल इतनी छुट्टी ले सकते हो, ब्रेक करके भी ले सकते हो, एक साथ भी ले सकते हो। समझ गए बात को। एक बच्चे पे 1 साल और 2 बच्चों पे टोटल 2 साल, यानी कि टोटल आपको 2 साल का चाइल्ड केयर लीव मिलता है। ठीक है, और एक मेडिकल लीव होता है, ये टोटल 1 साल में आपको 15 मिलता है। तो ये सारी छुट्टियां हैं भाई। ठीक है, तो आप देख लो कितनी छुट्टी है, ऑफिस कब जाओगे और छुट्टी है, देख लो सारी की सारी। अगर आप ईएल भी लेते हो, सीएल भी लेते हो, सैटरडे संडे तो है ही है भाई, रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे लेते हो मान लो 2, है ना, जैसे आपने 30 तो पूरा ईएल खर्च कर दिया, पूरा सीएल खर्च कर दिया, और एक महीने में 8 छुट्टी है तो पूरे साल में 12 × 96 तो वैसी हो गई। ठीक है, 2 आपने आरएच ले लिया। ठीक है, और ये तो भाई हर साल ले नहीं सकते ना, क्योंकि हर साल थोड़ी माँ बाप बनोगे, चाइल्ड केयर लीव हर साल लोगे नहीं। ठीक है, और 15 मेडिकल लीव हर साल लोगे नहीं, हम इसी को जोड़ के चलते हैं मोटा मोटी, तो 8 2 10 6 16 का 6 हासिल 1 और 3 12 और 13, यानी कि 365 दिन के अंदर भैया 136 दिन तो तुमने छुट्टी ले ली। तो छुट्टियां तो अच्छी खासी हैं, छुट्टी की दिक्कत नहीं है, छुट्टी की दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है, वर्क प्रोफाइल क्या है, डेस्क जॉब रहता है भाई। लोग पूछते हैं सर क्या काम रहता है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का, ज़्यादातर डेस्क जॉब ही रहता है। डेस्क पे बैठो, अपना आराम से कंप्यूटर पे काम करो। क्या काम करना होता है, मेकिंग या डीलिंग विद रिपोर्ट्स, अलग अलग रिपोर्ट्स बनाने होते हैं, डिपार्टमेंट में बहुत सारे रिपोर्ट्स होते हैं। ठीक है, लेटर्स बनाने होते हैं, आरटीआई के रिप्लाईज बनाने होते हैं, लोग आरटीआई भेजते हैं ना डिपार्टमेंट में। ठीक है, उनका रिप्लाई बना के सीपी ग्राम चेक करो कि उस पोर्टल पे कितनी कंप्लेंट्स है, उनको रिजॉल्व करो, है ना। मंथली रिपोर्ट्स बनानी होती है कई प्रकार की, तो यही सब काम होता है, रिपोर्ट्स बनाना, सीपी ग्राम देखना, आरटीआई मैटर्स देखना, ये सब काम होता है, लेटर प्रिपेयर करना, ये सब काम होता है, मेनली डेस्क जॉब है। ठीक है, और कभी कभी सर्वे पे जाना होता है या सर्च, जिसको आप लोग बोलते हो रेड, क्या बोलते हो रेड, तो डिपार्टमेंट में रेड नाम का कोई शब्द नहीं है, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, सर्च। आप लोग रेड सुनते हैं, हम लोग सर्च बोलते हैं। तो ये कभी कभी ही होता है, ऐसा नहीं कि रोज रेड पे जा रहे हैं, रोज सर्वे पे जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता, कभी कभी जाते हैं। ठीक है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि लगातार जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि डिपार्टमेंट को कितनी नीड है हमारी, या कितने एक साल में सर्च हो रहे हैं, कितने एक साल में सर्वेज हो रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, रेड पे भी एक अलग एक्सपीरियंस आपको मिलता है, कभी उसकी वीडियो भी मैं बना के डालूंगा कि रेड कैसी होती है ना, मोटा मोटा समझाऊंगा आपको मैं। इसके अलावा अदर वर्क अलॉटेड बाय द रिपोर्टिंग अथॉरिटी, आपकी जो रिपोर्टिंग अथॉरिटी है, जो आपके ऑफिसर है, वो कोई और भी काम बोलेंगे तो आप करोगे उसको, सिंपल है, क्योंकि वो आपके बॉस है भाई। ठीक है, इसके अलावा पर्सनल चेंबर की कई बच्चे पूछते हैं कि सर क्या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को पर्सनल चेंबर मिलता है। देखो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर तक कोई चेंबर नहीं है, इंस्पेक्टर से ऊपर जो आईटीओ होता है ना, यहां से चेंबर शुरू हो जाता है। लेकिन कई सारे ऐसे भी जोन हैं, कई सारी ऐसी भी सिटीज है जहां पर इंस्पेक्टर्स को भी चेंबर्स दिए गए हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके सिटी पे, आपके जोन पे। जैसे बहुत सारी जगहों पे मैंने देखा है कि जो सीनियर टीओ होते हैं उनका भी अपना चेंबर है, उनके नेम प्लेट्स हैं अपने, लेकिन कई जगहों पर नहीं है। तो डिपेंड करता है कि आप किस जोन में हो, वहां पर चेंबर अवेलेबल है या नहीं है आपके लिए, या वहां पर इंस्पेक्टर को एंटाइटल है कि नहीं है उसके लिए, आपके जोन पे भी डिपेंड करता है। समझ गए। तो अगर आप किसी ऐसे जोन में हो जहां पर इंस्पेक्टर के चेंबर्स बने तो आपको चेंबर मिलेगा, किसी ऐसे जोन में हो जहां पर नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा। सिंपल है, समझ में आ गया। अब सबसे जो मेन बात जो बच्चे ज्यादा पूछते हैं, ठीक है,
प्रमोशन, और इससे भी एक मेन बात तो जो आगे बताऊंगा कि सर प्रमोशन कैसे होता है। सबसे पहली चीज मेरे दोस्त, जब आप एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाते हो ना, ठीक है, तो उसी साल या उसके अगले साल जो एग्जाम होता है, आईटीआई का एग्जाम होता है, यानी कि इंस्पेक्टर का ही एग्जाम होता है, वो आपको देना पड़ता है। अब आप कहोगे सर इंस्पेक्टर तो हम लोग है ही, तो इंस्पेक्टर का एग्जाम क्यों देंगे? इसको हम बोलते हैं सर्विस कंफर्म करने का एग्जाम। भाई आप पढ़ के आए हो या कोई फ्रॉड हो, कंफर्म तो करना पड़ेगा ना। तो सर्विस को कंफर्म करने के लिए कि हाँ मैं एक अच्छा उम्मीदवार हूं, मैं पढ़ लिख के डिपार्टमेंट में आया हूं, इंस्पेक्टर बनने के योग्य हूं, तो उसको कंफर्म करने के लिए आपको एक आईटीआई एग्जाम देना पड़ता है। ठीक है, 10 साल तक अगर पास नहीं कर पाओगे ना, लगातार 10 अटेम्प्ट में अगर फेल हो रहे पास नहीं कर पाओगे तो टर्मिनेट कर दिए जाओगे, ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब मान लो आपने आईटीआई एग्जाम दे दिया, आपकी सर्विस कंफर्म हो गई, इससे कोई प्रमोशन नहीं मिलेगा आपको, कोई इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, अब आपने दिया, इसके बाद जो एग्जाम आप दोगे, एक एग्जाम आपको देना है सिर्फ, वो है आईटीओ एग्जाम। जब आप आईटीओ एग्जाम दे दोगे ना, तो आपको सैलरी में 2 इंक्रीमेंट मिल जाएंगे। ठीक है, 2 इंक्रीमेंट आपको मिल जाएंगे पास करते ही। जैसे आप पास कर लोगे आपको 2 इंक्रीमेंट मिलेंगे। और अगर आपने पास कर लिया तो मेरे दोस्त 8 से 10 साल में, डिपेंड करता है सिटी टू सिटी, मैं फिर से वही बात बता रहा हूं, कहीं कहीं पर ऐसा भी होता है कि 5 साल में भी बन जाते हैं, क्योंकि वहां पर वैकेंसी ज्यादा होती है आईटीओ की, और कहीं कहीं पर भैया 8-10 साल 12 साल भी लग जाते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप कहां पर हो, किस सिटी में हो। ठीक है, तो 8 से 10 साल मैंने एक एवरेज लेके चला हूं मैं। 8 से 10 साल में आप क्या बन जाओगे? एक इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाओगे। इंस्पेक्टर से क्या बन जाओगे? ऑफिसर। और अब आप आ गए हो ग्रुप बी, तो ग्रुप बी में तो पहले भी थे, लेकिन अब आप नॉन गैजेटेड से किस में आ गए हो? गैजेटेड में। अब आप गैजेटेड बन गए हो, आपको अपनी मोहर, अपना स्टैंप आपको मिल जाएगा। और अब क्योंकि आप गैजेटेड हो तो अब आपको कोई एग्जाम नहीं देना, अब आपका प्रमोशन जो है ना ऐसी होगा वैकेंसी के हिसाब से। ठीक है, तो जैसे आप एक इंस्पेक्टर बन गए, आईटीओ बन गए, उसके 8 से 10 साल में आप प्रमोट हो जाओगे। फिर से वही 8-10 साल लिखा है ना, मतलब डिपेंड करता है सिटी टू सिटी या जोन टू जोन। ठीक है, क्या बन जाओगे? असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। और जैसे ही आप असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बने, आप ग्रुप बी से ग्रुप ए में आ गए, और ऑब्वियस गैजेटेड तो है ही, आप ग्रुप ए में आ चुके हो अब। यानी कि यूपीएससी से जब कोई पास करके आता है ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आईआरएस ऑफिसर बनके, तो सबसे पहले पोस्टिंग उसकी यही होती है, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। यूपीएससी वाला डायरेक्ट आता है और इंस्पेक्टर वाला प्रमोट होके जाता है। ठीक है, ग्रुप ए है ये, इसमें आपका ऑल इंडिया ट्रांसफर होता है। यहां तक में क्या होता है ना, ऑल इंडिया ट्रांसफर आपका नहीं होता आईटीओ तक में, मतलब आप जिस जोन में हो ना उसी जोन में आपस में आपका ट्रांसफर किया जाएगा, इस ऑफिस से उस ऑफिस, उस ऑफिस से उस ऑफिस। लेकिन जैसे आप इसमें आ जाओगे ग्रुप ए में, अब आपका ऑल इंडिया ट्रांसफर हो सकता है, मतलब किसी भी स्टेट में आपको भेजा जा सकता है। इसके अगले 4 से 5 साल में, वही डिपेंड करता है जोन पे, आप प्रमोट हो जाओगे, क्या बन जाओगे? डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है, उसके अगले 4-5 साल में प्रमोट होकर क्या बन जाओगे? ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। और उसके अगले 4 से 5 साल में प्रमोट होकर क्या बन जाओगे? एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। और उसके अगले 4 से 5 साल में प्रमोट होकर आप बन जाओगे कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। और ये यहां तक आप तभी पहुंच पाओगे जब आप एक कम एज के अंदर इंस्पेक्टर ज्वाइन करते हो, है ना। अगर आप 30 साल की उम्र में इंस्पेक्टर बन रहे हो तो बहुत ही कम चांस है कि आप यहां तक भी पहुंच पाओ। आप डीसीआईटी तक पहुंच जाओ तो गनीमत है, गनीमत है वो भी। अगर आप कम एज में ज्वाइन करते हो, 20, 21, 22 साल की एज में ज्वाइन करते हो, तो हाई चांसेस है कि आप ज्वाइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर तक पहुंच जाओ, और हो सकता है कि आप कमिश्नर तक भी पहुंच जाओ अगर आप एक अच्छे जोन में हो जहां पर प्रमोशन फास्ट होते हैं। ठीक है, तो ये पूरा इसका स्ट्रक्चर है। मेरी बात को समझ गए मेरे दोस्त? अब बात करते हैं पावर की। ये बहुत ज्यादा पूछते हैं, सर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की क्या पावर होती है ना, क्या पावर होती है? तो ये पावर बिल्कुल भी नहीं होती कि सड़क पे चलते चलते किसी को भी लपेट दिया आपने, इधर आवे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना भाई, इंस्पेक्टर हो या आईटीओ हो, इवन असिस्टेंट कमिश्नर भी क्यों ना हो, कोई ऐसी पावर नहीं है कि आप राह चलते कुछ भी बोल दोगे और वो हो जाएगा, है ना, या आपने किसी को कुछ भी बोल दिया वो बर्दाश्त कर लेगा, या आप रातों रात नियम चेंज, कुछ भी नहीं है पावर ऐसा, मैं फिर से बता रहा हूं। अब मैं इंस्पेक्टर की बात करूं तो देखो, पावर नहीं कह सकता मैं, लेकिन एक रुतबा होता है ना, वो भी डिपेंड करता है आपके बात करने के तरीके पे और आपकी पर्सनैलिटी पे। अगर आपको बात करना आता है ना, आपकी एक पर्सनैलिटी है, तो ऑटोमेटिकली सामने वाले के सामने आपका प्रभाव पड़ जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? आपके पास आपका आई कार्ड है तो उससे भौकाली नहीं जमाने की, देख कौन हूं मैं, नहीं। तरीका, आप कहीं जा रहे हो, रेलवे में जा रहे हो, टीटी साहब टकरा गए, तो वो भी अपनी पोस्ट पे अच्छे हैं, वो भी अपना काम कर रहे हैं, तो आप उनके सामने मत बोलना कि इंस्पेक्टर हूं सीट दे दे, टिकट नहीं है ना, या टिकट नहीं है चढ़ने दे, तू मना नहीं कर सकता ना, आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं है। अगर आप तरीके से बात करते हो कि सर मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हूं, ये मेरा आई कार्ड है और किसी वजह से मेरे पास टिकट नहीं है, तो काइंडली थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश कीजिए, उत्तम इससे बात करेगा आपसे।
ठीक है, आजमाया हुआ तरीका है, क्योंकि इमरजेंसी में कभी कभी होता है ऐसा। तमीज से बात करेगा, हो सकता है आपको असिस्ट करे, टिकट बनाना होगा टिकट बना देगा, सीट भी हो सकता है कि दिलवा दे, क्योंकि मुझे सीट दिलवाई गई है, ठीक है, क्योंकि मैंने तरीके से बात की। मैं ये किसी को नहीं जाकर नहीं बोलता इनकम टैक्स में वो ये कर दूंगा, वो गलत है, पावर है ही नहीं हमारे पास, वी आर टोटली पावरलेस, कुछ नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है बाहर के। बस इतना है कि आप गांव देहात में अपने समाज में और बाहर निकलोगे तो लोग बोलेंगे कि यार इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, बस इतना ही है, नो पावर एट ऑल। कोई पर्सनल गाड़ी नहीं मिलती है, हाँ ऑपरेशनल व्हीकल होता है डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट के काम से ही आप उस व्हीकल को यूज कर सकते हो, 4 व्हीलर होता है, आयकर विभाग का प्लेट लगा होता है, उसको आप यूज कर सकते हो डिपार्टमेंट के काम से, नॉट फॉर पर्सनल वर्क, ठीक है। तो डिपेंड्स ऑन योर वे ऑफ टॉकिंग एंड पर्सनैलिटी, नो डायरेक्ट पावर्स बट यू विल फील योर सेल्फ डिफरेंट फ्रॉम कॉमन मैन। लेकिन हाँ, एक कॉमन मैन से डिफरेंट आप अपने आप को फील जरूर करोगे, कहीं पर जाओगे तरीके से बात करके, तमीज से बात करके, आई कार्ड को दिखाते हुए प्यार से बात करोगे, तो एक कॉमन मैन से डिफरेंट तरीके से आपसे लोग बिहेव करेंगे, ये तय है। कोई आपसे जल्दी बदतमीजी नहीं करेगा, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका तरीका क्या है बात करने का, ठीक है। तो डायरेक्ट पावर जैसा कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल बेकार है, नहीं, रुतबा है इस जॉब के अंदर, इस पोस्ट के अंदर। मेरी बात को समझ गए? तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने सारी चीजें आपको बिल्कुल डिटेल में समझा दी और कोई भी डाउट आपके मन में नहीं बचा होगा, ठीक है। और मेरी बस इतनी उम्मीद है कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, या जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, या जिनको आप मोटिवेट करना चाहते हो बनने के लिए, ठीक है। और इंग्लिश के लिए मैंने बता दिया कि अगर आप इंग्लिश के लिए प्रिपरेशन करना चाह रहे हो तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या इंग्लिश बाय रोशन सर प्ले स्टोर पर जाके कर लेना, ठीक है। और अगला किस पोस्ट के बारे में आपको जानकारी चाहिए वो भी मुझे कॉमेंट में बता के जाना, और अगर इस पोस्ट के बारे में कोई और डाउट बच गया आपका तो वो भी मुझे कॉमेंट में बता सकते हो, मैं एक एक बच्चे का रिप्लाई करूंगा, ठीक है भाई। तो बहुत जल्दी मैं आपसे मिलूंगा अगली पोस्ट के साथ में, आप मुझे बता के जाना। तब तक के लिए सभी को गुड नाइट और जय हिंद भाई।